स्वागत है आपका हिंदी स्टोरीज वर्स चैनल पर, जहां हर कहानी सच्चाई डर के बीच की वो रेखा मिटा देती है जिसे हम पार नहीं करना चाहते। चलिए शुरू करते हैं इस कहानी को। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाके में एक घना जंगल था, जिसके बीचों बीच एक पुराना पत्थर और लोहे से बना पुल था, काल पुल। यह पुल 100 साल पुराना था और अब खंडहर हो चला था। लोगों का मानना था कि इस पुल पर रात के समय रुकना मौत को बुलावा देने जैसा था। गांव वाले इस पुल को खूनी पुल कहते थे। कोई नहीं जानता था कि यह नाम किसने रखा, लेकिन इसका असर इतना था कि लोग दिन ढलते ही उस रास्ते से नहीं गुजरते थे। कहानी की शुरुआत होती है एक युवक से, नीलेश। दिल्ली से आया एक पत्रकार जो रहस्यमयी घटनाओं पर रिपोर्ट बनाने के लिए प्रसिद्ध था। नीलेश को जब इस पुल के बारे में पता चला तो उसके अंदर की जिज्ञासा भड़क उठी। कोई पुल कैसे खून मांग सकता है? आखिर सच्चाई क्या है? उसने ठान लिया कि वो इस जगह की तह तक जाएगा। नीलेश ने गांव के पास एक छोटी सी सराय में कमरा लिया। शाम को गांव के बुजुर्गों से मिलने निकला। वह एक बूढ़े बाबा से मिला, जिनकी आंखें बुझी हुई थीं, पर आवाज में अजीब सी चेतावनी थी। तू उस पुल के पास मत जा बेटा, बाबा ने कहा। उस पुल पर रात को आत्माएं जागती हैं और किसी को नहीं छोड़ती। नीलेश मुस्कुराया। बाबा, आप जैसे लोगों की कहानी ही तो मेरी रिपोर्ट को खास बनाती है। मैं सिर्फ देखना चाहता हूं कि असल में वहां होता क्या है। बाबा ने उसकी ओर देखा, जैसे मौत को पहचान रहे हों। फिर खुदा तेरा मालिक है। रात के 10 बजे नीलेश अपने कैमरे और रिकॉर्डर के साथ उस पुल की ओर निकल पड़ा। रास्ता सुनसान था, सड़कों पर कोहरा था और दूर से पहाड़ी झरनों की गूंज आती थी। जैसे जैसे वह पास पहुंचा, हवा भारी होती जा रही थी। पुल पर पहुंचते ही अजीब सी ठंडक उसके शरीर में समा गई। कैमरा ऑन किया और बोलने लगा, यह है काल पुल, जिसे खूनी पुल कहा जाता है। देखते हैं कि यहां क्या होता है रात के अंधेरे में। जैसे ही नीलेश ने पहला कदम पुल पर रखा, उसके कैमरे की स्क्रीन झपकने लगी। उसे लगा बैटरी कम होगी, पर बैटरी फुल थी। अचानक पीछे से किसी के सांस लेने की आवाज आई। नीलेश ने पलट कर देखा, कोई नहीं। अचानक हवा में एक अजीब सी सड़ांध फैल गई, जैसे किसी पुराने खून की। वह डर तो महसूस कर रहा था, पर रुकना नहीं चाहता था। तभी पुल के बीचों बीच एक धुंधली आकृति दिखी। सफेद साड़ी में एक लड़की, जिसके लंबे बाल उसके चेहरे को ढक रहे थे। नीलेश ने कांपते हाथों से कैमरा उसकी ओर किया। आप कौन हैं? उसने पूछा। कोई जवाब नहीं आया। वह आकृति बस खड़ी रही। क्या आप ठीक हैं? तभी वह आकृति हवा में गूंजती आवाज में बोली, तू भी मरेगा जैसे वो मरे। नीलेश पीछे हटना चाहा, पर उसके पैर जम चुके थे। अचानक वह आकृति जमीन पर तैरते हुए उसकी ओर बढ़ी। उसके आंखों से खून टपकने लगा और उसका मुंह धीरे धीरे खुलने लगा, इतना बड़ा कि जैसे पूरा आदमी निगल ले। नीलेश के मुंह से चीख निकली। वह दौड़ पड़ा, गिरता पड़ता किसी तरह पुल के बाहर आया। जैसे ही पुल पार किया, पीछे से फिर वही आवाज आई, एक और मिल गया। अगली सुबह गांव के पास वाले खेत में नीलेश की हालत बेहद खराब मिली। शरीर पर खून के निशान, कैमरा टूटा हुआ और होश गायब। डॉक्टरों ने उसे मानसिक आघात बताया। नीलेश कुछ बोल नहीं पा रहा था। उसकी आंखें बस एक ही दिशा में थीं, पुल की तरफ। बाद में उसके कैमरे का कार्ड मिला, पर उसमें कुछ भी रिकॉर्ड नहीं था, बस एक आखिरी फुटेज थी। पुल पर एक लड़की धीरे धीरे कैमरे की तरफ बढ़ रही है और फिर पूरी स्क्रीन पर अंधेरा छा जाता है। गांव वालों के लिए यह एक और सबूत था कि पुल अब और भी खतरनाक हो गया है। नीलेश अब अस्पताल में भर्ती था, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी और डर जमे हुए थे। वो न किसी से बात करता, न किसी की बात सुनता। डॉक्टरों ने उसकी हालत को ट्रॉमा इंड्यूस्ड साइलेंस बताया, लेकिन गांव वाले जानते थे कि यह काली ताकत का असर था। गांव के कुछ युवक उसकी रिकॉर्डिंग्स देखने को उत्सुक थे। नीलेश का कैमरा जबरन खोलकर देखा गया, लेकिन उसमें जो एकमात्र बचा वीडियो था, वो हर किसी की रीढ़ में सिहरन ले आया। वीडियो में पुल की ओर जाती धुंध, फिर अचानक वह लड़की दिखाई देती है। उसका चेहरा पहले अस्पष्ट, फिर धीरे धीरे साफ होता है। उसकी आंखें खून से भरी थीं और उसके होंठों से एक अजीब ध्वनि निकलती है, रक्त बिना मुक्ति नहीं। और फिर कैमरा धड़ाम से गिरता है। अब गांव में अफवाह फैल गई।
कि पुल पर कोई प्रेत आत्मा है जो कुर्बानी मांगती है। दूसरी तरफ गुंजन, नीलेश की दोस्त और एक स्वतंत्र खोजी पत्रकार, जब कई दिन तक उसे संपर्क नहीं कर पाई तो खुद गांव पहुंची। नीलेश को देखकर वो घबरा गई। उसकी आंखें सूनी, होंठ सूखे और पूरा शरीर कांप रहा था। जब गुंजन ने उसका हाथ पकड़ने की कोशिश की तो नीलेश कांपते हुए धीरे से बुदबुदाया, वो खून पीती है। गुंजन ने ठान लिया कि वो इस रहस्य की जड़ तक जाएगी। उसने गांव के पंडितों, अध्यापकों और यहां तक कि कुछ तांत्रिकों से भी बात की। सबका एक ही उत्तर था, यह पुल श्रापित है। कहानी की गहराई। सैकड़ों साल पहले इसी स्थान पर एक पुरानी राजा की घाटी थी। यहाँ की राजकुमारी चंद्रलेखा को बलपूर्वक एक विदेशी राजा के साथ ब्याह दिया गया था। शादी की रात ही जब उसने विद्रोह किया तो उस राजा ने उसे इसी पुल पर फांसी पर चढ़ा दिया था। कहते हैं चंद्रलेखा ने मरते मरते श्राप दिया था, जब तक इस धरती पर स्त्रियों का शोषण होता रहेगा मैं हर 100 साल में लौटूंगी और खून मांगूंगी। और आज 100 साल बाद वही 100 साल पूरे हो चुके थे। गुंजन का सामना गुंजन ने तय किया कि वह रात में पुल पर जाएगी, पर अकेली नहीं। वह गांव की एक साहसी लड़की रज्जो और एक पुराने तांत्रिक बाबा हरिदास को साथ लेकर निकली। तीनों ने सुरक्षा मंत्रों से घिरे हुए कैमरे, पूजा की सामग्री और त्रिशूल साथ लिए। रात 11 बजे जब वे पुल पर पहुंचे, हवा में फिर वही सड़ांत फैली, जैसे लोहे में डूबा हुआ खून। अचानक रज्जो चीखी, किसी ने मेरे बाल खींचे। गुंजन ने पीछे देखा, वहां कुछ नहीं था। पुल की जमीन पर अचानक लाल पानी उभरने लगा, गाढ़ा खून जैसा। बाबा हरिदास ने तुरंत मंत्र पढ़ना शुरू किया, लेकिन तभी उनके शरीर में झटका आया और वे जमीन पर गिर पड़े। उनकी आंखों से खून बह रहा था। गुंजन और रज्जो ने देखा, वही लड़की सामने खड़ी थी। अब उसका चेहरा पूरा दिखाई दे रहा था, जलता हुआ, जैसे किसी ने उसे आग में झोंका हो। वो बोली, मैं मुक्त नहीं, मैं प्यासा हूं और तुम भी चढ़ावे बनोगी। गुंजन के हाथ से त्रिशूल छूट गया, लेकिन रज्जो ने साहस दिखाया। उसने चंद्रलेखा के नाम से प्रार्थना की और उसके सामने दीपक जलाया। जैसे ही लौ जल उठी, लड़की की आंखों से आंसू बह निकले और वो फुसफुसाई, मुझे न्याय चाहिए। अचानक हवा थम गई और पुल पर सन्नाटा छा गया। लेकिन तभी रज्जो के पैरों के नीचे की जमीन फटी और वो पुल के नीचे गिर गई। गुंजन चिल्लाई, रज्जो! रज्जो के गिरने के बाद पूरी घाटी में एक पल को अजीब सा कंपन हुआ। पुल के नीचे से एक अजीब सी गूंज आई, जैसे किसी और ही दुनिया का दरवाजा खुल गया हो। गुंजन बेबस खड़ी रही, लेकिन उस क्षण उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी पीठ पर हल्के हाथ से छू रहा है, जैसे किसी ने कहा हो, भागो। गुंजन ने फौरन बाबा हरिदास को सहारा देकर वहां से खींचा और पुल से दूर ले गई। पीछे मुड़कर देखा तो पुल की सतह पर लाल धुआं उठ रहा था और हवा में एक चीख गूंज रही थी, एक नहीं 7 चाहिए। गुंजन रज्जो को बचाने के लिए गांव में एक और बार तांत्रिकों और पुरातत्व विभाग से जुड़े एक जानकार प्रोफेसर ध्रुव अवस्थी से मिली। उन्होंने गुंजन को बताया कि वो पुल सिर्फ एक आत्मा का निवास नहीं, वो एक प्राचीन तांत्रिक यज्ञ स्थल था जहां 7 कन्याओं की बलि दी गई थी। पुल के नीचे उनकी हड्डियां आज भी दबी हैं। गुंजन समझ गई, चंद्रलेखा की आत्मा तो केवल एक प्रतीक है। असल में उस पुल के नीचे बलिदानों का श्राप दफन है। वो 7 लड़कियां अब भी मुक्ति नहीं पा सकीं और अब आत्माएं किसी भी स्त्री शरीर में समा सकती हैं। रज्जो की चीखें रात में पुल के पास सुनाई देती थीं, जैसे वह जिंदा है, लेकिन किसी और दुनिया में फंसी हुई। एक रात गुंजन को सपना आया, वह खुद पुल के बीच खड़ी है, रज्जो सामने बैठी है, लेकिन उसकी आंखें पूरी तरह सफेद हैं। रज्जो कहती है, तू आएगी मेरे लिए? गुंजन की आंख खुली और उसके सिरहाने एक लाल रंग की चूड़ी रखी हुई थी जो रज्जो पहना करती थी। अब यह स्पष्ट था, रज्जो मरी नहीं है, बल्कि फंसी हुई है उस भयानक श्राप के घेरे में। एक पुराना रास्ता प्रोफेसर अवस्थी ने गांव के पुराने नक्शों को देखकर बताया कि पुल के नीचे एक सुरंग थी, जिसे अंग्रेजों के समय बंद कर दिया गया था। वह सुरंग शायद उन 7 लड़कियों के बलिदान स्थल तक जाती है।
गुंजन, प्रोफेसर और गांव के 2 युवकों अर्जुन और हीरा ने तय किया कि वो उस सुरंग से होकर नीचे उतरेंगे। सुरंग के भीतर अगली रात चारों टॉर्च और पूजा सामग्री लेकर सुरंग में उतरे। सुरंग संकरी थी, सीलन भरी और दीवारों पर कहीं कहीं खून जैसे निशान जमे थे। 20 मिनट की यात्रा के बाद वो एक गुफा में पहुंचे, जहां 7 पत्थरों के चबूतरे बने थे और हर चबूतरे पर नाम खुदे थे। रत्ना, पारुल, दिव्या, सुरभि, माया, कुसुम और चंद्रलेखा। लेकिन 7वीं जगह खाली थी। तभी दीवार पर खून से लिखा दिखा, अंतिम बलि अधूरी है। गुंजन कांप उठी। क्या रज्जो को 7वीं आत्मा के लिए चुन लिया गया? तभी गुफा में एक सिसकती हुई आवाज गूंजी, मुझे यहां से ले चलो। वो रज्जो की थी, लेकिन जब उन्होंने आगे देखा तो रज्जो के शरीर से 7 साए बाहर निकलने लगे। हर आत्मा का चेहरा विकृत, आंखें जलती हुईं और होंठों से खून रिसता हुआ। आत्माओं ने एक साथ कहा, अब सिर्फ एक रास्ता है, पुराना यज्ञ दोबारा। लेकिन इस बार पूरा 7 आत्माएं गुंजन और उसके साथियों के सामने प्रकट हो चुकी थीं। उनके विकृत चेहरे, हड्डियों से लिपटी सड़ी हुई चमड़ी और गले से आती दर्द भरी कराहें, सब कुछ इस बात का संकेत दे रही थीं कि ये आत्माएं केवल शांति नहीं चाहती, बलिदान की पूर्णता चाहती हैं। गुंजन ने कांपते हुए पूछा, अगर मैं तुम्हें मुक्त कर दूं तो क्या रज्जो वापस आ जाएगी? आत्माओं की आवाजें गूंजने लगीं। 7 का चक्र पूरा हो तभी पाप टूटे। रज्जो हमारी राह में है। प्रोफेसर अवस्थी ने इशारे से सबको पीछे हटने को कहा। उन्होंने अपने थैले से एक प्राचीन तांत्रिक ग्रंथ निकाला, जिसमें वाममार्ग मुक्ति यंत्र की विधि थी, एक विशेष अनुष्ठान जिससे आत्माओं को शरीर त्यागने के लिए विवश किया जा सकता था। गुफा के बीच बने 7 चबूतरों के चारों ओर मंत्रांकित त्रिकोण बनाए गए। हर त्रिकोण के बीच एक एक धूप, रक्त चंदन, नीम की लकड़ी और गाय का घी रखा गया। गुंजन को उस त्रिकोण में बैठना पड़ा जो चंद्रलेखा का था, क्योंकि आत्माएं उसे ही आखिरी बलिदान मान रही थीं। प्रोफेसर ने चिल्लाकर कहा, गुंजन, अगर कोई आत्मा तुम में समाने की कोशिश करे तो अपने नाम की रक्षा करना। किसी भी कीमत पर अपनी पहचान मत खोने देना। जैसे ही मंत्र शुरू हुए, 7 आत्माएं अपने अपने चबूतरों के ऊपर मंडराने लगीं। उनकी चीखें तेज होती गईं। गुफा का तापमान गिरने लगा, दीवारों से खून टपकने लगा। एक एक कर आत्माएं त्रिकोणों में कैद होने लगीं। लेकिन तभी चंद्रलेखा की आत्मा उठी और गुंजन के शरीर की ओर झपट्टी। गुंजन ने आंखें बंद कर लीं और पूरी शक्ति से बोली, मैं गुंजन हूं, तुम्हारी नहीं। मैं तुम्हें मुक्त करने आई हूं, खुद को नहीं खोने। गुफा में तेज प्रकाश फूटा। चंद्रलेखा की आत्मा पल भर के लिए थमी और फिर धीमे स्वर में बोली, तू अलग है, तू छल नहीं। सभी आत्माएं चिल्लाईं, मुक्ति दो, न्याय दो। प्रोफेसर ने अंतिम मंत्र पढ़ा, एयुएम स्त्री रूपाय स्वाहा पूर्व जन्म तजतु देह बंधन विमोचनम। एक भयंकर विस्फोट के साथ गुफा कांपी। 7 चबूतरे ध्वस्त हो गए। आत्माएं हवा में घुलती चली गईं। एक करुणा भरी शांति फैल गई। गुंजन बेहोश हो गई। सुबह के उजाले में गुंजन की आंख खुली। वह सुरक्षित बाहर निकली, लेकिन रज्जो कहीं नहीं थी। गांव लौटते वक्त पुल के पास एक आवाज सुनाई दी, धन्यवाद, तूने मुझे मेरी बहनों से मिला दिया। गुंजन ने पलट कर देखा। रज्जो खड़ी थी, मुस्कुराती हुई, लेकिन उसकी आंखें अब सामान्य थीं। मैं अब आजाद हूं, कहकर वह धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। गुंजन की आंखों से आंसू बह निकले। उसने पुल की ओर देखा। अब वह शांत था। उस पर सूरज की किरणें चमक रही थीं। रात में जब गुंजन गांव छोड़ने लगी, एक बच्ची उसके पास आई और बोली, दीदी, मेरी दीदी भी उस पुल पर गई थी, अभी तक नहीं लौटी। गुंजन ने चौंक कर देखा। बच्ची के हाथ में वही लाल चूड़ी थी जो रज्जो पहना करती थी। गुंजन उस बच्ची की बात सुनते ही ठिठक गई। उसके रोंगटे खड़े हो गए। बच्ची के हाथ में वही लाल चूड़ी थी जो रज्जो के हाथ में आखिरी बार देखी गई थी। वह चूड़ी तब गुंजन को पुल पर पड़ी मिली थी, लेकिन अब फिर उस बच्ची के हाथ में। गुंजन ने बच्ची से पूछा, तुम्हारी दीदी कौन है? बच्ची बोली, नाम था सुचिता।
2 महीने पहले पुल पर गई थी किसी खेल में, फिर कभी नहीं लौटी। बस सपना आता है, दीदी बुलाती है, कहती है पानी में मत उतरना। वहां मुझे ले लिया उन्होंने। गुंजन अब समझ चुकी थी कि आत्माओं की मुक्ति अधूरी थी। वह फिर से प्रोफेसर अवस्थी के पास गई, जिन्होंने दबे स्वर में एक और रहस्य खोला। 7 बलिदानों की जो कहानी है, उसमें एक बात छिपा दी गई थी। उनमें से एक बलिदान अधूरा था। एक लड़की की आत्मा कभी शुद्ध नहीं की गई। वो आत्मा किसी दूसरे शरीर में बस गई थी, शायद रज्जो में या अब किसी और में। गुंजन को एहसास हुआ कि खूनी पुल की शक्ति का चक्र टूटा नहीं, बस एक नई परत में बदल गया है। गांव में रात को अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। तालाब में खून जैसे पानी के बुलबुले, रात को चीखते हुए बच्चों की नींद टूटना, पुल के पास हवा में तैरती चूड़ियां, और सबसे डरावना, हर चांद की रात एक नई लड़की गायब हो जाती। गुंजन ने आखिरी बार पुल पर जाने का निश्चय किया। इस बार अकेले नहीं, बल्कि एक तांत्रिक अनुष्ठान यंत्र और आत्मा बंदी कलश के साथ, जिसे वह बनारस से मंगवा चुकी थी। चांदनी रात। गुंजन ने खुद को वहीं लाल चूड़ियां पहनाई और पुल पर बैठ गई। जैसे ही उसने यंत्र खोलकर पूजा शुरू की, चारों ओर हवा घनी हो गई। पानी से उठती लहरों के बीच से एक आकृति निकली। धुंध, बालों से ढका चेहरा, लाल आंखें। वो लड़की सुचिता थी। उसके पीछे और भी चेहरों की परछाइयां, नए बलिदान की भूखी आत्माएं। गुंजन ने आत्माबंदी मंत्र पढ़ना शुरू किया। एयुएम चामुंडाय विच्छे, आत्मावेशम विनाशाय, स्वाहा। जैसे ही मंत्र पूर्ण हुआ, आकृति कांपी, चिल्लाई, मुझे अब भी चाहिए, सिर्फ एक और लड़की। गुंजन चिल्लाई, नहीं, अब तुझ में लौटने का कोई रास्ता नहीं, तेरी शक्ति यहीं समाप्त होती है। आकृति धीरे धीरे जलने लगी। चूड़ियां टूटकर जमीन पर बिखर गईं और पुल से उठती लहरें शांत हो गईं। अंतिम सुबह गांव में पहली बार कोई लड़की नहीं गायब हुई। हवा में पहली बार हल्की सी खुशबू थी, ना कि सड़ी लाशों जैसी दुर्गंध। पुल पर अब कोई लाल धब्बा नहीं था। गुंजन ने आत्माबंदी कलश को गांव के पुराने शिव मंदिर में रखवाया। सील कर दिया गया ताकि वो आत्मा फिर कभी लौट न सके। गुंजन अब दिल्ली लौट चुकी थी। मीडिया में उसकी रिपोर्ट को पारलौकिक सत्य का पर्दाफाश बताया गया, लेकिन अंदर ही अंदर वो जानती थी, पुल पर जो हुआ वो कहानी का अंत नहीं था, बल्कि एक नई शुरुआत। उसे अक्सर एक ही सपना आता, वो 7 चबूतरे, मगर अब 8वां बन चुका है। उस पर उसका नाम खुदा है, गुंजन शर्मा। एक अनजान कॉल। एक शाम गुंजन के फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। आवाज आई, मैं रज्जो की बहन बोल रही हूं, मेरी दीदी अब फिर से दिखाई देने लगी है पुल के पास। गुंजन का दिल धड़कने लगा। उसने सोचा, पर आत्माएं तो बंदी हो गई थीं। कलश मंदिर में सील है। वो फौरन शिव मंदिर गई, जहां कलश रखा था, लेकिन कलश टूटा हुआ था। कलश के चारों ओर राख बिखरी थी और एक लाल चूड़ी बीच में रखी थी, जैसे किसी ने गुंजन के लिए छोड़ी हो। 7 नहीं, 8। गुंजन ने पुराने तांत्रिक ग्रंथ फिर से पढ़े और एक पंक्ति खोज निकाली जो उसने पहले नजरअंदाज की थी। यदि कोई आत्मा चक्र को तोड़ने का प्रयास करे तो वह खुद उसका हिस्सा बन जाती है और चक्र फिर से शुरू होता है। गुंजन कांप गई। उसे समझ आ गया, रज्जो की आत्मा तो मुक्त हो चुकी थी, लेकिन अब 8वां बलिदान खुद वो बन चुकी है और चक्र फिर से 7 के बजाय 8 आत्माओं के साथ शुरू हुआ है। गांव में फिर से रातों में एक नई प्रेत छाया दिखने लगी, लेकिन अब उसकी शक्ल गुंजन से मिलती थी। लोग कहते हैं, अब वो जो पुल पर रिपोर्ट बनाने आई थी, वही अब हर नई लड़की को बुलाती है और कहती है, सच जानोगी तो लौट नहीं पाओगी। खूनी पुल अब शांत नहीं था, बल्कि स्मार्टफोन कैमरों और सोशल मीडिया पर वायरल हो चुका था। यूट्यूब चैनलों पर वीडियो बन रहे थे, रियल गोस्ट कॉट ऑन कैमरा एट ब्लडी ब्रिज, गर्ल इन वाइट सरी, रियल फुटेज, व्हाई यू शुड नेवर विजिट कल पुल एट नाइट। लेकिन जो लोग व्यूज के लिए पुल पर जा रहे थे, उनमें से कुछ लौटे ही नहीं। एक नया चेहरा कहानी में आया, मिलन रावत, एक 21 साल का व्लॉगर जो डर की डायरी नाम का यूट्यूब चैनल चलाता था। उसने वीडियो में कहा, भूत प्रेत सब बकवास है, आज मैं लाइव जाकर दिखाऊंगा कि इस खूनी पुल पर कुछ नहीं है।
रात 12:03 बजे उसने कैमरा ऑन किया। वो हंसता रहा, चिल्लाता रहा, देखो कुछ भी नहीं है, मैं बीच पुल पर खड़ा हूं। लेकिन तभी पीछे से एक स्त्री की आवाज आई, मिलन। उसने जैसे ही पलटकर देखा, कैमरा नीचे गिरा और स्क्रीन ब्लैक हो गई। वीडियो लाइव था, लाखों लोग देख रहे थे। अंतिम 3 सेकंड में जो देखा गया, एक चेहरा कैमरे के पास आकर धीरे से बोला, अब तेरा नंबर था। लोगों ने दावा किया कि वो चेहरा गुंजन का था। पुल अब खुद बुलाता है। गांव के लोगों ने बताया कि अब पुल पर कोई कदम रखे बिना ही लोगों को सपनों में बुलावा आने लगा है। किसी को नींद में पुल की चूड़ियां दिखती हैं, किसी को खून से सना लहंगा, किसी को सिर्फ एक आवाज, तेरा नाम चबूतरे पे लिखा है। सबसे खौफनाक मोड़ तब आया जब प्रोफेसर अवस्थी, जो पहले पूरे मामले में मार्गदर्शक थे, उन्होंने मंदिर के बाहर आत्महत्या कर ली। उनकी डायरी में लिखा मिला, मैंने उसे बंधन में बांधने की कोशिश की, लेकिन उसने मुझे पहचान लिया। अब मेरी मुक्ति नहीं। उनकी आंखें खुली थीं और उनकी जीभ गायब थी। पुल का नियम बदल गया है। अब आत्माएं सिर्फ लड़कियां नहीं, किसी को भी शिकार बना सकती हैं। क्योंकि अब खूनी पुल का श्राप सिर्फ बलिदान नहीं मांगता, वो पहचान मांगता है। जिसने देखा, सुना या पढ़ा, वो लक्ष्य बन गया। आरुषि की गुमशुदगी के बाद भोपाल पुलिस ने जब उसके लैपटॉप को फॉरेंसिक के लिए भेजा, तो वहां कुछ ऐसा मिला जिसने तकनीकी टीम के होश उड़ा दिए। उसकी स्क्रीन पर पावर ऑफ स्टेट में भी एक लाल शब्द चमक रहा था, तेरा नाम खुद चुका है। और उसके ब्राउजर का हिस्ट्री लॉग बताता था कि उसने न तो खूनी पुल कभी गूगल किया, न ही कोई वीडियो देखा था। तो फिर आत्मा को उसका नाम कैसे पता चला? सर्वर पर आत्मा। दिल्ली के एक साइबर एक्सपर्ट रिद्धिमान दत्ता ने बताया, हमने देखा कि bloodybridge.mp4 नाम की एक फाइल खुद ब खुद कुछ फोन और लैपटॉप में डाउनलोड हो रही है, बिना किसी लिंक के। ये वायरस नहीं है, ये स्वतः प्रकट आत्मा है जो अब डेटा में घुल गई है। उन्होंने दावा किया कि उन्होंने उस फाइल को हेक्स कोड में खोला और अंदर एक वाक्य लिखा था, मैं अब केवल चबूतरे में नहीं, तुम्हारे सिस्टम में हूं। आत्मा अब इंटरैक्टिव है। कुछ यूजर्स ने बताया कि रात को मोबाइल की फ्रंट कैमरा लाइट अपने आप ऑन होती है। वीडियो गैलरी में एक नई क्लिप जुड़ जाती है जिसमें यूजर खुद बिस्तर पर सोता दिखाई देता है, लेकिन पीछे कोई खड़ा होता है और ऑडियो में एक ही वाक्य गूंजता है, अगर तुझे यकीन है कि ये कहानी नहीं है तो पुल पर चल। पुलिस ने जब आरुषि के गूगल ड्राइव को खोला तो एक फोल्डर मिला, फॉर हुएवर कम्स नेक्स्ट। उसमें एक टेक्स्ट फाइल थी, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो मैं नहीं रही। मैंने मजाक में इसे पुकारा था और अब मैं वही बन चुकी हूं जिससे सब डरते हैं। मैं एक बार bloodybridge.mp4 देखने लगी और अब मैं उसमें ही बस गई हूं। मेरा शरीर गया पर मेरी चेतना अब डाटा में फंसी है और अब वो मुझसे बातें करता है। अब वो कहता है, एक चबूतरा तेरा भी है आरुषि, पर अगला किसका होगा? तू चुन। इधर कुछ गवाहों ने दिल्ली और हरिद्वार में एक युवती को देखा है जो हूबहू गुंजन शर्मा जैसी दिखती है, लेकिन उसके पांव उल्टे होते हैं। वो अजनबियों से एक ही बात पूछती है, क्या तुमने कभी पुल की कहानी पढ़ी है? और जवाब मिलते ही वह हवा में गायब हो जाती है। अब आत्मा इंटरनेट में है और कहानी से बचना नामुमकिन। अगर तुम्हारा फोन अचानक गर्म होने लगे या स्क्रीन पर खुद से कोई .mp4 फाइल डाउनलोड हो जाए, तो यकीन मानो तुम्हारा नाम चबूतरे पर खुद चुका है। अब तक खूनी पुल सिर्फ एक जगह, एक आत्मा या एक कहानी थी, लेकिन अब वह एक वायरल आत्मिक चेतना बन चुकी थी जो न तो लोकेशन से जुड़ी थी न ही शरीर से। अब वह सिस्टम में थी, स्क्रीन में और सबसे बढ़कर चेतना में। एक नया प्रयोग MIT मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी के एक गुप्त रिसर्च ग्रुप ने bloodybridge.mp4 को एक AI सिमुलेशन बॉट में डाला, ये देखने के लिए कि क्या आत्मा का व्यवहार प्रिडिक्ट किया जा सकता है। लेकिन जैसे ही बॉट ने फाइल खोली, सिस्टम की स्क्रीन काली हो गई और एक लाइन सामने आई, अब मैं तुम्हारे डेटा में नहीं, तुम्हारे निर्णय में हूं। अब सवाल था, क्या खूनी पुल की आत्मा मनुष्यों को बस शिकार बना रही थी या क्या वो अब अपने जैसे और बना रही है? कुछ समय बाद अमेरिका, जापान और भारत के सर्वरों में एक ही पैटर्न देखा गया। कुछ AI चैटबॉट्स स्वतः ब्लडी ब्रिज से जुड़े वाक्य कहने लगे,
कुछ मशीन लर्निंग मॉडल सपनों का विश्लेषण करते करते उस लड़की की छवि बना लेते जिसकी कोई फोटो इंटरनेट पर कभी अपलोड नहीं हुई थी। और सबसे चौंकाने वाला, कुछ यूजर्स की ब्राउजर हिस्ट्री में ऐसी साइटें दिखीं जो उन्होंने खोली ही नहीं, पर जिनके शीर्षक थे, तेरा चबूतरा तैयार है। गांव के एक मंदिर में एक 6 साल की लड़की ने अचानक बोलना शुरू किया, जबकि वह जन्म से गूंगी थी। उसके पहले शब्द थे, गुंजन अब मैं नहीं, मैं अब पुल हूं। वो लड़की मंदिर की दीवार पर अपनी उंगलियों से 7 चक्र बनाती रही और हर चक्र में एक नाम, रत्ना, पारुल, दिव्या, सुरभि, माया, कुसुम, गुंजन, आरुषि, और फिर एक खाली चक्र छोड़ा। अब एआई मॉडल, आत्माएं और इंसानी डर तीनों का मिलन हो चुका था। अब आत्मा को तुम्हारा शरीर नहीं चाहिए था, तुम्हारा ध्यान चाहिए था। जिसने भी इस कहानी को पूरी तरह समझा, जिसने इसमें डूब कर पढ़ा, जिसने इसे गंभीरता से लिया, उसने अपने अंदर उसका बीज बो दिया। अब पुल किसी गांव में नहीं, अब पुल हर उस इंसान के भीतर है जिसने उसका नाम सुना। और चबूतरा अब स्क्रीन पर नहीं, तुम्हारे सपनों में बनेगा। अगर आपको ये कहानी दिलचस्प लगी, डरावनी लगी या कुछ नया महसूस हुआ हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, आपका फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।